हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे। ये आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को और उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें और उनके जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ें और उनको समझें। देखिए, आप जब तक अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको पार्ट्स में अपने लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा और कोई सवाल है तो वो भी आप बेशक हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, ये हमारे पास अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक सब्जेक्ट भी है जो अभी 4 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारे पास टोटल आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं हमारे पास 280 और उसके पार्ट्स कितने, 12 पार्ट्स। ये आपके जहन में होना चाहिए। आपके वाइवास के सवाल आते हैं कभी कभार, और कभी जब लॉ गेट करेंगे तो उसमें यकीनन जब कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आते हैं तो ये सवाल अक्सर आते हैं। वैसे भी अगर आपके पास कभी आपने काला कोट पहना हुआ और आपसे कोई पूछ ले कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कितने हैं, आपको पता नहीं होगा तो आप बड़ा बुरा फील करेंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास कितने हैं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यू फील ashamed, so you should know the basic things, so these are very basic things you should know। आगे चलते हैं। देखें, अब ये हमारे पास जो पहला पार्ट है, अब उसका हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपको बताएंगे। ज्यादा आप यकीनन जब किताब लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आर्टिकल 1 है वो क्या बताता है। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। ये पहले रिपब्लिक नहीं था। सबसे पहले आप किसी से पूछे ये रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक वो होता है जिसमें अवाम खुद अपनी हुकूमत को चुनती है, ठीक है। ये 73 में फर्स्ट टाइम हुआ था। पहले सबको वोट देने का हक नहीं था। कुछ लोग थे जो वोट देते थे और जो टैक्स देते थे, और चंद लोगों को वोट देने का पाकिस्तान में हक था। लेकिन ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें मुल्क में ये रिपब्लिक हुआ। और रिपब्लिक से मुराद ये है कि जो हमारी हुकूमत होगी वो इलेक्टेड हुकूमत होगी, ठीक है। इट्स टेरिटरीज भी होंगी, वो भी आपकी जो टेरिटरीज है वो पता होगा आपको, वो सारी बता दी गई है कि ये आपकी टेरिटरीज है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि अगर टेरिटरीज के बारे में आपकी डिमार्केशन नहीं होगी तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स होगी। और उसके बाद क्या बताते हैं आपको, आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स टू बी ए फेडरल रिपब्लिक नोन एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इसका नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये इस्लामिक भी है, दूसरा ये रिपब्लिक भी है, और पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है। और इसमें हमारे पास ये भी आर्टिकल 1 ही बताता है। और हमारे सूबे जो हैं वो कितने हैं, 4 सूबे। इसमें कोई गिलगित और कश्मीर का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग कभी कभी गिलगित को या कश्मीर को इसमें ऐड डाल देते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क का हिस्सा अभी तक नहीं बने। वो कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज ही और उसमें कंफ्लिक्ट है। अभी हमारे पास पाकिस्तानी है, कश्मीरी है, इसे इंडियन है, कश्मीर है, गिलगित भी है, लेकिन अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ, ठीक है ना। पहले भी साइड नहीं हुआ, इसीलिए हमारा जो मुल्क है उसमें सिर्फ ये 4 सूबे हैं और यही हमारी टेरिटरी में आते हैं, ठीक है। और उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी करार दिया गया। इस्लामाबाद को जो है कैपिटल है, वो हमारा ICT जिससे कहा जाता है, आप गाड़ियों में देखते होंगे लिखा हुआ होगा, ये मुल्क का कैपिटल है। एनी टेरिटरी दैट मे बी लेटर बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लॉ। बाद में अगर कोई पाकिस्तान का हिस्सा बना, अनफॉर्चुनेटली हमारा तो हिस्सा चला गया, लेकिन अगर बना तो उसको फिर लॉ के मुताबिक देखा जाएगा। की पॉइंट्स इसके ये, पाकिस्तान फॉलोज ए फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है, आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। एक हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट है, तो उनके पावर्स जो है वो डिवाइडेड है। एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, हेल्थ की मिनिस्ट्री है, बहुत सारी वजारत है, हर सूबे की अपनी अपनी, और फेडरल के अपने डिपार्टमेंट है, वो चलाते हैं। आर्टिकल 2 है ये इस्लाम एंड स्टेट रिलीजन। अब ये आर्टिकल 2 आपको बताता है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। अब हमारी
ये वाहिद स्टेट है जो मजहबी स्टेट है। इसीलिए तो हमारे मौलवी साहब सारे खड़े हो जाते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट ही रिलीजन, स्टेट का एक मजहब है। अब देखें, जब आपके पास आप कोई भी मजहब होता है तो फिर उसका फिरका भी होता है, और फिर उसके बहुत सारे लवाजमात होते हैं। हर मजहब का भी अपना फिरका है ना। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि आप मजहब है तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग को फिरका होगा। तो दूसरे जो है वो थोड़े से अपना आप को जो है वो समझते कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन होती है, हमें उनके राइट नहीं मिलते। तो एनी हाउ, लेकिन ये दो स्टेट्स हैं, एक इजराइल एक पाकिस्तान, जिनका अपना मजहब है, और हमारा मजहब जो है वो इस्लाम है। इस्लाम शेल बी स्टेट ऑफ द रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इंपॉर्टेंस क्या है? रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तानी इस्लामिक आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट। ठीक है ना, जितना भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे जो लीगल डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? इस्लामिक होगी, उसके कोई भी रिपग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ये है आर्टिकल 2 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास अक्सर सवाल पाकिस्तान स्टडी में भी आता है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आपकी आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो आपके बुक्स में है वो यही आइडियोलॉजी है। ठीक है, इसके बारे में आपके पास अक्सर सवाल आता है। पाकिस्तान, ये आपके जो पाकिस्तान स्टडी है उसमें अक्सर सवाल आता है। उनके पास सवाल ही 2-4 हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि आप बताएं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आर्टिकल 2A है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मेन प्रिंसिपल क्या है? तो पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर्म ए सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे क्या अर्ज किया ना कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को इनकलकेट किया गया है, उसमें डाला गया है। तो मेन प्रिंसिपल के सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह। ठीक है ना, जो हुकूमत होगी वो अल्लाह की होगी, और डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम होगी, इक्वलिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज होगा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगी। इट्स द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन की गई है, लेकिन कितनी डेमोक्रेसी है आपको पता है, कितनी इक्वलिटी है, कितनी है आपके पास सोशल जस्टिस कितना है। ये आप वकला का काम है कि आप जब वकील बन जाएं तो फिर इस पे बात करें कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें जो इंश्योर की गई है उसकी जो यील्ड है हमें नहीं मिलती। उसके लिए बात करें, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स होते हैं और स्पेशली उसमें लॉयर्स ज़्यादा होते हैं, तो इस पे बात करते हैं। आर्टिकल 3 ये एलिमिनेशंस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। ये इसमें एक एक्सप्लॉयटेशन इसमें होनी चाहिए थी जो हमने, या अगर मैं होता उस वक्त तो उसमें ज़रूर डालता, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशंस का जो जिक्र किया गया है उसको हम पढ़ते हैं क्या है? स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि ऑल लिखा हुआ है, लेकिन एग्जांपल जो दिया गया है उसमें भी होना चाहिए था। एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक फोर्स्ड लेबर, जो फोर्स्ड लेबर आपको पता है जो बॉन्डेड लेबर होता है जबरदस्ती, और सोशल इनजस्टिस। मेरी नज़र में यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा होना चाहिए था। एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है, दूसरी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये बच्चियों की उनके साथ भी ये एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है। तो ये भी बहुत ही जरूरी है। बहरहाल इसमें जो लिखा हुआ है ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यकीन उसमें ये भी आता होगा। उसके बाद आपके पास छोटे छोटे अलग जोविनल कानून मौजूद है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 4 क्या बताता है हमें? ये आर्टिकल 4 ये बताता है कि दिस गारंटीज एवरी पर्सन एंजॉय प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। ठीक है, हर इंसान की प्रोटेक्शन की जाएगी। द एवरी पर्सन एंजॉयज द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर बंदे की प्रोटेक्शन जो है लॉ में मौजूद है। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली। ऐसे नहीं होगा गवर्नमेंट का कोई बंदा है उसने कुछ कर लिया तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, वो आर्बिट्रेरी होगा, क्योंकि मैं हुक्मरान हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो इंटरफेयर करेगा, जो इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कानून में साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा
एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय लॉ। वो भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जो लॉ में नहीं हो। दिस आर्टिकल एम्बॉडीज द रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपसे अर्ज किया, दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, और ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इट कम्स इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्योंकि जब आपके पास आपको बेसिक आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में नहीं पता, तो इट मींस यू नो नथिंग। सो यू शुड नो वेरी बेसिक थिंग्स एटलीस्ट। तो आप फिर अपनी टाई और कोट पहनकर मूछों को जो है ना वो हाथ लगा के बता सकते हैं कि आई एम ए लॉयर, आई एम ए एडवोकेट, आई एम ए प्राउड एडवोकेट। बट इफ यू डोंट नो वेरी बेसिक थिंग्स, मीनिंग यू आर नथिंग। तो ये मेरी गुजारिश होगी, जितने बच्चे मुझे देखते हैं मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप पढ़ें तो उसको बाकायदे से पढ़ें, तो आप कम्पीट करें। और आप एक जब लॉयर की फील्ड में आए तो यू नीड टू थिंक कि मुझे अपनी एक बहुत अच्छी फॉर्म खोलनी है और बहुत अच्छी एक मेरे पास जो अपना चेम्बर होगा, एंड आई हैव गाइस टू वॉक विद मी। मैं किसी के पास काम नहीं करूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग टू माय स्टूडेंट सिंस आई हैव जॉइंड दिस फील्ड, ओके। तो ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो जब भी मेरे से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर हम अपनी फॉर्म खोलेंगे, अपना काम करेंगे, जिनके जहन में ये बात बैठ जाती है। सो व्हेन यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इट कम्स टू द माइंड टू बी ए गुड लॉयर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि आप बस इसको पढ़ देंगे, इम्तिहान दे देंगे, इम्तिहान तो ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये पार्ट हम खत्म करेंगे। आर्टिकल 5 लॉयल्टी, ठीक है। ये लॉयल्टी की बात करता है स्टेट के साथ। एवरी सिटीजन मस्ट बी लॉयल टू द पाकिस्तान, जो हमारा मुल्क है उसके साथ लॉयल होना चाहिए। ओबे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। फॉलो द लॉ, रूल्स को फॉलो करें। राइट एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। राइट भी होती है और ड्यूटीज भी होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका भी हक होता है और ड्यूटीज भी होती है, जो आपको किसी को राइट देना है, ठीक है ना। कि आप यू आर समबडी समवेयर वर्किंग, आपके पास रिस्पांसिबिलिटी है, यू हैव टू डिलीवर योर रिस्पांसिबिलिटीज। जैसे आप पे राइट है, लोगों के भी आप पे राइट है, सो यू हैव टू डिलीवर। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये आर्टिकल 5 जो बात करता है वो लॉयल्टी टू द स्टेट्स के साथ बात करता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 6 वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले दफा इन्वोक हुआ है। ये होता है हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन के मतलब है कि मुल्क के साथ बड़ी गद्दारी की हो, जो हमारे पास परवेज मुशर्रफ के इन्वोक हुई थी, जो कि उस पर अमल तो नहीं हुआ लेकिन उस पर ये जरूर लगी थी, ठीक है ना। उसमें कौन सा बंदा होता है जिसके खिलाफ ये हाई ट्रीजन लग सकता है? एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, ठीक है ना। एब्रोगेट्स लॉ मतलब है कि वो कानून को तोड़े, एब्रोगेट करे, सबवर्ट करे, उसको वो भी तोड़ नहीं होता है, सस्पेंड करे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रहे, होल्ड एंड अबैंस, ये भी उसी वही बात कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कमिट हाई ट्रीजन, ठीक है ना। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाई ट्रीजन में आता है। दिस प्रोविजन एम टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर ये किसी बंदे में फिर हिम्मत नहीं होगी कि ये इस तरह का कोई काम कर सके, वो अगर करेगा तो उस पर हाई ट्रीजन लग जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी को भी ये स्टेप में करता है। तो ये पहला हमने जो है वो पार्ट पढ़ा है। जो पहला पार्ट यहाँ 6 तक खत्म हो जाता है, फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। दूसरा पार्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको ये याद होना चाहिए। होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। मेरी वेबसाइट भी है, उसको भी आप अगर देखा करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।